भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सीरीज में चैप्टर नंबर 14 को पढ़ते पढ़ते हम लोग 205 बीएनएसएस तक पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में बारी है सेक्शन 206 बीएनएसएस, जो 186 सीआरपीसी की करस्पॉन्डिंग सेक्शन है। और इस वीडियो को फ्रेंड्स मैं आप लोगों को दो पार्ट में पढ़ाऊंगा। पहले पार्ट में वो बातें करूंगा जो केवल और केवल बेयर एक्ट में लिखी हैं, और दूसरे पार्ट में मैं बातें करूंगा जो इस सेक्शन के अंदर से बेयर एक्ट में से जो इंटरप्रिटेशंस निकलकर आती हैं, जो यहां पर वर्ड्स एंड फ्रेजेस यूज हुए, उनका क्या मीनिंग निकलकर आएगा, वो मैं दूसरी वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आप पहले इस पूरी वीडियो को देख लेंगे, तभी जाकर आपको दूसरी वीडियो समझ आएगी। अगर मैं एक ही वीडियो में डिस्कस करने लगा इनको, तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो इसलिए मैंने डिसीजन लिया है कि दो वीडियोस में इसको हम पूरा करेंगे। और बेटर होगा फ्रेंड्स कि आप बेयर एक्ट साथ लेके बैठे, जिससे कि जैसे जैसे मैं बोलता जाता हूं तो आप मैच करते जाएं कि हाँ, बेयर एक्ट में ऐसा ही लिखा है और एज पर बेयर एक्ट ही यहां पर पढ़ाया जा रहा है। जहां जहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की आवश्यकता पड़ती है, वहां वहां मैं आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट या ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के जजमेंट्स के बारे में भी डिस्कस कर देता हूं। जब इस चैप्टर में आप लोगों ने सेक्शंस पढ़ी, सेक्शन 198 बीएनएसएस से लेकर सेक्शन 205 तक, तो आपने देखा होगा कि मोर देन वन कोर्ट्स हैव पावर टू इंक्वायर इनटू एंड ट्राइड अ सिंगल ऑफेंस। एक सेम ऑफेंस है, एक ही अपराध है, उस अपराध के जांच करने की पावर, उस अपराध के विचारण करने की पावर एक से अधिक कोर्ट के पास थी जब हमने पीछे इन सारी सेक्शंस को देखा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बात करता हूं सेक्शन 198 बीएनएसएस, और उसकी क्लॉज बी जब आपने पढ़ा तो वहां लिखा था व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड पार्टली इन वन लोकल एरिया एंड पार्टली इन अनदर। ये कहा कि एक ही ऑफेंस है, एक ही अपराध है, लेकिन ये एक अपराध एक स्थानीय क्षेत्र में हुआ, कुछ अंशतः दूसरे स्थानीय क्षेत्र में हुआ, पार्टली एक लोकल एरिया में और पार्टली दूसरे लोकल एरिया में, बट दोनों को मिलाने के बाद केवल एक ऑफेंस बना था। तो ऐसी सिचुएशन में सेक्शन 198 ये कहती है कि इट मींस ये जो एक ऑफेंस हुआ, एक अपराध हुआ, मे बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड बाय एनी कोर्ट हैविंग ज्यूरिसडिक्शन ओवर एनी ऑफ सच लोकल एरिया। तो कहा कि इस अपराध को कौन कौन सी कोर्ट ट्रायल कर सकती है, इंक्वायरी कर सकती हैं, तो दोनों एरिया में से जहां पहला पार्ट हुआ, जहां दूसरा पार्ट हुआ, दोनों एरिया के ऊपर ज्यूरिसडिक्शन रखने वाली कोर्ट्स ऐसे अपराध की इंक्वायरी या ट्रायल कर सकती हैं। ऐसी ही बातें आपने बहुत सारी सेक्शंस में पढ़ा होगा, लगभग सारी सेक्शन में ऐसी ही बात हुई है, और आपने नोट किया होगा कि वहां पे हर सेक्शन में एक्सेप्ट 197 बीएनएसएस, बाकी जितनी भी सेक्शन पढ़ी सभी में एक से अधिक कोर्ट इन्वॉल्व होती हैं, जिनको पावर है कि वो किसी ऑफेंस का, किसी एक ऑफेंस की इंक्वायरी या ट्रायल कर सकती हैं। दैट इज वाई, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक से अधिक कोर्ट होंगी जो एक ही ऑफेंस, एक ही अपराध का कॉग्निजेंस ले सकती होंगी, संज्ञान ले सकती होंगी। तो मान लो कि मैं एक एग्जांपल डिस्कस करता हूं आपसे कि एक एक्यूज है जिसने फरीदाबाद से एक किसी पर्सन बी को चाकू मारने शुरू कर दिए, स्टैबिंग शुरू कर दी। कहां से? फरीदाबाद से बी को। बी ने भागना शुरू कर दिया। सपोज फरीदाबाद में इसको 3 चाकू ए ने मार दिए थे। बी बच के इससे भागा और भागते भागते दिल्ली के अंदर आ गया, और ए ने भी पीछा किया, वो भी भागते भागते दिल्ली आ गया, और दिल्ली के एरिया में आने के बाद 3 चाकू और मारे, 3 टाइम्स स्टैबिंग और कर दी। इन दोनों इंजरीज के इफेक्ट से इस पर्सन की डेथ हो गई दिल्ली में। तो इस डेथ के कारण
अब एक्यूज ए पर 302 आईपीसी या 103 सबसेक्शन 1 बीएनएस का केस चलेगा, उसने मर्डर का ऑफेंस कर दिया है। ऑफेंस कितने हैं दोस्तों? यहां पर ऑफेंस ओनली 1 हुआ है और वो ऑफेंस है मर्डर। एक्यूज है एक, विक्टिम भी एक है। जैसे कि 198 बीएनएसएस में लिखा था कि पार्टली ये ऑफेंस कहां हुआ? फरीदाबाद में, और पार्टली ये ऑफेंस कहां हुआ? दिल्ली में। तो दोनों जगह की कोर्ट्स, फरीदाबाद की कोर्ट, कोर्ट एफ, और दिल्ली की कोर्ट सीडी, कोर्ट ऑफ दिल्ली, दोनों को पावर है कि इसकी इंक्वायरी या ट्रायल कर सकते हैं। तो मान लो कि कोई केस दोनों कोर्ट में कॉग्निजेंस लिया जा चुका है, दोनों कोर्ट में शुरू हो गया है। फरीदाबाद की कोर्ट ने भी शुरू कर दिया ये केस और दिल्ली की कोर्ट ने भी शुरू कर दिया है ये केस, जबकि ऑफेंस एक ही है, एक्यूज एक है, तो इसको पनिशमेंट एक ही जगह मिलेगी। तो ऐसी सिचुएशन में कानून क्या कहता है कि दोनों में से केस कहां चलना चाहिए, एक्यूज का ट्रायल या उसकी इंक्वायरी कहां होना चाहिए। तो इसी क्वेश्चन को डील करता है सेक्शन 206 बीएनएसएस और जो 186 सीआरपीसी की करस्पॉन्डिंग सेक्शन है। तो देखिए सेक्शन 206 बीएनएसएस का हेडिंग क्या कहता है? हाई कोर्ट टू डिसाइड इन केस ऑफ डाउट डिस्ट्रिक्ट वेयर इंक्वायरी और ट्रायल शैल टेक प्लेस। संदेह की दशा में उच्च न्यायालय का वह जिला विनिश्चित करना जहां जांच या विचारण होगा। ऐसी बात करता है सेक्शन 206। तो इसकी लैंग्वेज देखिए क्या कहती है। वेयर, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताने की कोशिश करूंगा मैं, तो आप पेशेंटली थोड़ा वीडियो को देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? वेयर 2 or more courts have taken cognizance of the same offense. It means ये सेक्शन स्टार्ट तब होती है कि जब एक ही ऑफेंस का दो कोर्ट्स ने कॉग्निजेंस ले लिया हो। उसके बाद में केवल अकेली कंडीशन नहीं है, एंड क्वेश्चन अराइजेस एज टू विच ऑफ देम to inquire into or tried that offense. पहली कंडीशन पूरी होने के बाद अब सेकेंडली क्वेश्चन ये उठता है कि दोनों कोर्ट्स में से किस कोर्ट को इस ऐसे ऑफेंस की इंक्वायरी या ऐसे ऑफेंस का ट्रायल करना चाहिए, ऐसे अपराध की जांच या ऐसे अपराध का विचारण करना चाहिए, कौन सी कोर्ट को करना चाहिए, यह क्वेश्चन उठ जाता है। ये है कंडीशंस सेक्शन 206 की, ये जब एप्लीकेबल होगी। क्या? जहां पर दो या दो से अधिक न्यायालय एक ही अपराध का संज्ञान ले चुके हैं, और प्रश्न यह उठता है कि उनमें से किस न्यायालय द्वारा ऐसे अपराध की जांच या विचारण करना चाहिए। ये क्वेश्चन खड़ा हो जाता है। तो सेक्शन 206 आगे कहती है द क्वेश्चन शैल बी डिसाइडेड। ये जो क्वेश्चन खड़ा हुआ कि किस कोर्ट को इस अपराध की इंक्वायरी या ट्रायल करना चाहिए, दिस क्वेश्चन शैल बी डिसाइडेड, दो कंडीशन लिखी हैं और आप ध्यान रखिए कि दोनों कंडीशंस में डिसाइड तो हाई कोर्ट ही करेगी, माननीय उच्च न्यायालय ही इस क्वेश्चन का डिसीजन लेंगे। बट क्वेश्चन ये उठता है कि कौन से उच्च न्यायालय होंगे, which high court will decide this question। तो दो कंडीशंस में पहली कंडीशन ये कहती है if the courts are subordinate to the same high court। अगर जो दो कोर्ट्स कॉग्निजेंस ले चुकी हैं, अगर दोनों कोर्ट एक ही उच्च न्यायालय की अधीनस्थ कोर्ट हैं, एक ही हाई कोर्ट की सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं, देन बाय that high court this question shall be decided। सपोज हरियाणा की बात करते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट है फरीदाबाद, एक डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव, दोनों कोर्ट में एक ही ऑफेंस का
संज्ञान लिया जा चुका है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी कोर्ट को इस ऑफेंस की अपराध का इंक्वायरी या ट्रायल करना चाहिए। देखिए आप, ये दोनों कोर्ट ही एक ही उच्च न्यायालय की अधीनस्थ कोर्ट हैं और वो है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। एक ही हाई कोर्ट की अधीनस्थ कोर्ट हैं, तो ऐसी सिचुएशन में तो माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट डिसाइड कर देंगे कि किस कोर्ट को इस अपराध की जांच या विचारण करना चाहिए। लेकिन समस्या कब आएगी? समस्या जब आएगी जो पीछे एग्जाम्पल मैंने डिस्कस किया कि एक कोर्ट है फरीदाबाद जो हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट की अधीनस्थ कोर्ट है, और दूसरी कोर्ट है दिल्ली की जो माननीय दिल्ली हाई कोर्ट की अधीनस्थ कोर्ट है। दोनों कोर्ट कॉग्निजेंस ले चुकी हैं, फरीदाबाद की एंड दिल्ली की भी सेम ऑफेंस का कॉग्निजेंस लिया है, तो सजा तो एक ही जगह मिलेगी अपराध की, ट्रायल भी एक ही जगह चलना चाहिए, दो जगह टाइम क्यों वेस्ट किया जाए। यहां क्वेश्चन आता है कि इसका जो डिसीजन लेंगे कि कौन सी कोर्ट ऐसे अपराध की जांच या विचारण करे, तो वो डिसीजन दोनों में से पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जो फरीदाबाद की कोर्ट पर ज्यूरिसडिक्शन रखती हैं, या फिर दिल्ली की हाई कोर्ट, इन दोनों में से कोई एक हाई कोर्ट डिसीजन ले सकती है। बट क्वेश्चन यह है कि दोनों में से कौन सी हाई कोर्ट डिसीजन लेगी। इसके लिए देखिए क्लॉज बी में क्या लिखा है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। इफ द कोर्ट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेम हाई कोर्ट, वही कंडीशन कि एक ही हाई कोर्ट की सबऑर्डिनेट कोर्ट नहीं है वो दोनों कोर्ट जिन्होंने कॉग्निजेंस ले लिया है एक ही अपराध का, तो कौन सा हाई कोर्ट डिसाइड करेगा? बाय द हाई कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट ऑफ whose appellate criminal jurisdiction proceedings first commenced। अगर साधारण भाषा में बात करें और हिंदी की भाषा में बात करें तो ये कहा गया कि जब वो कोर्ट जिन्होंने कॉग्निजेंस ले लिया है एक ही अपराध का, एक ही उच्च न्यायालय की अधीनस्थ कोर्ट नहीं है, तो फिर ऐसा उच्च न्यायालय डिसाइड करेगा जिसकी अपीलीय अधिकारिता में कार्यवाही पहले शुरू हो गई थी। इस शब्द पे आप ध्यान देंगे, द प्रोसीडिंग्स कमेंस फर्स्ट। जिस हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में प्रोसीडिंग्स पहले शुरू हो गई थी, वो हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि ऐसे अपराध की इंक्वायरी या ट्रायल किस कोर्ट में चलना चाहिए। यहां पर मान लो फरीदाबाद की कोर्ट में प्रोसीडिंग्स पहले शुरू हो गई थी तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, या फिर दिल्ली की कोर्ट में प्रोसीडिंग्स पहले शुरू हो गई थी तो माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ये डिसाइड करेंगे कि दोनों में से किस जगह पर ऐसे अपराध की इंक्वायरी या ट्रायल होना चाहिए। और जिस समय ऐसा डिसाइड कर दिया गया कि कौन सी एक कोर्ट ऐसे अपराध की इंक्वायरी या ट्रायल करेंगी, उसी समय जो दूसरी कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चल रही होंगी वो सभी प्रोसीडिंग्स डिसकंटिन्यू हो जाएंगी, जो इसी सेक्शन में लिखा है, एंड देयर अपॉन ऑल अदर प्रोसीडिंग्स इन रेस्पेक्ट ऑफ दैट ऑफेंस शैल बी डिसकंटिन्यूड। इसका मतलब दूसरी कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स चल रही थी वो डिसकंटिन्यू हो गई और अब केवल और केवल उसी कोर्ट में इस ऑफेंस से रिलेटेड प्रोसीडिंग्स चलेंगी जिस कोर्ट के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने कह दिया। इतनी सी बात कही गई है 206 BNSS। ये मैंने जो बातें करी, ये बातें करी जो बेयर एक्ट में लिखी है। अब यहां से क्या क्या इंटरप्रिटेशंस बनेंगी जिनके जाने बिना आप इस सेक्शन 206 को ये नहीं कह सकते कि हमने सीख लिया है। तो अगली वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कब कहा जाएगा कि प्रोसीडिंग्स हैज कमेंस्ड, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन छोड़ दिया गया है कि वो हाई कोर्ट डिसाइड करेंगे इस क्वेश्चन को जिनके ज्यूरिसडिक्शन में प्रोसीडिंग्स पहले शुरू हो गई है।
तो कब माना जाएगा कि प्रोसीडिंग्स शुरू हो गई है? देखिए, एक कंडीशन हो सकती है कि क्या एफआईआर दर्ज हो जाना ये माना जाएगा कि कार्रवाइयां शुरू हो गई हैं। इट मींस डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर से डिसाइड किया जाएगा कि जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में पहले एफआईआर रजिस्टर हो गई, उस कोर्ट की हाई कोर्ट डिसाइड करेगी। आप ये कह सकते हो कि एफआईआर रजिस्टर होना तो पुलिस का काम है, अभी इसमें कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट कहां हुई? तो आप नोट कर लीजिए कि सेक्शन 176 बीएनएसएस जो 157 सीआरपीसी की करस्पॉन्डिंग सेक्शन है, उसमें यह कहा गया कि जैसे ही एफआईआर रजिस्टर होगी तो एक रिपोर्ट तुरंत कोर्ट में भेजी जाएगी। इवन एक एफआईआर की कॉपी भी मैजिस्ट्रेट साहब को भेजी जाती है। तो एफआईआर रजिस्टर्ड होते ही कोर्ट इन्वॉल्व हो जाती है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या सेक्शन 206 के लिए एफआईआर का रजिस्टर होना मान लिया जाएगा कि प्रोसीडिंग शुरू हो गई है, या फिर अगर ऐसा नहीं माना जाएगा तो क्या फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग चार्जशीट माना जाएगा? जब इन एफआईआर रजिस्टर हुई, इन्वेस्टिगेशन हुआ और इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट तैयार की गई 193 बीएनएसएस में, जो 173 सीआरपीसी की करस्पॉन्डिंग सेक्शन है। अब चार्जशीट फाइल कर दी गई कोर्ट में, तो क्या अब मान सकते हैं कि प्रोसीडिंग शुरू हो गई? या कंप्लेंट केस के बारे में अगर बात करें, जहां पर प्राइवेट कंप्लेंट की बात होती है, तो कंप्लेनेंट ने कोर्ट में फाइल कर दी है, तो क्या उस मैटर में मान सकते हैं कि प्रोसीडिंग शुरू हो गई है? तो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ चार्जशीट या डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट से डिसाइड होगा कि किस कोर्ट में प्रोसीडिंग्स पहले शुरू हुई, या फिर फ्रॉम द डेट ऑन विच कॉग्निजेंस वाज टेकन। क्या संज्ञान लेने की तिथि से डिसाइड होगा कि कोर्ट में प्रोसीडिंग शुरू हो गई है? तो जिस कोर्ट ने पहले संज्ञान लिया, तो क्या उस कोर्ट पर ज्यूरिसडिक्शन रखने वाली हाई कोर्ट डिसाइड करेगी कि किस कोर्ट में यह मैटर चलेगा? या फिर एक और बात हो सकती है कि क्या फ्रॉम द डेट ऑन विच द प्रोसेस वाज इशूड अगेंस्ट एक्यूज। प्रोसेस वाज इशूड मतलब एक्यूज के अगेंस्ट या तो सम्मन इशू कर दिया गया या वारंट इशू कर दिया गया है, तो क्या इस स्टेज पर कहेंगे कि प्रोसीडिंग्स शुरू हो गई हैं? तो जिस कोर्ट ने एक्यूज को सम्मन पहले इशू किया, क्या उस कोर्ट पर अधिकारिता रखने वाली हाई कोर्ट ऐसा डिसाइड करेगी कि ये अपराध कौन सी कोर्ट में ट्रायल होगा? ऐसे ही सारे क्वेश्चंस के जवाब लेकर मैं अगली वीडियो में हाजिर हूंगा फ्रेंड्स। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं फ्रेंड्स कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। जैसे ही कल ये वीडियो आपको मिलेगी तो आप उसे जल्दी से जल्दी देख पाएं और कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ पाएंगे। अच्छी लगी है तो लाइक करिए, अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक कर दीजिए। कमेंट करके बताइए कि ये कमी रह गई, जो फीडबैक का काम करेगी और मैं कोशिश करूंगा उस कमी को दूर किया जाए और आप लोगों के लिए और इंप्रूव्ड वीडियोस बनाई जाए। कुछ ना कुछ तो कमेंट आप जरूर करिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।